सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 41 श्री ज्योति मर्य सिंह महतो। श्रीमती गीता कोड़ा। 41 क्वेश्चन नंबर। माननीय मंत्री महोदय, विवरण सभा पटल पर रखा सर। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की गंभीरता को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले वर्ष के पूरे सेशन में इससे संबंधित एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6-7 प्रश्न सभा पर रखे गए हैं। मैं झारखंड प्रदेश से आती हूं और झारखंड प्रदेश को कुपोषण के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है और मैं जिस जिले का प्रतिनिधित्व करती हूं वो जिला चौथे नंबर पर आता है अध्यक्ष महोदय पूरे भारतवर्ष में। ऐसे में इस प्रश्न की गंभीरता बनती है। मैं अपने मूल प्रश्न में जाने से पहले मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि झारखंड में एकीकृत बाल विकास योजना ICDS का सर्वे 2021 के तहत पिछले 6 महीने में एक बार भी 55% से ज्यादा पोषण आहार नहीं दिया गया है और इसी सर्वे में आपका प्रश्न क्या है? मैं प्रश्न में आ रही हूँ अध्यक्ष महोदय। मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि थोड़ा बता पाऊं कि वहाँ की वस्तु स्थिति क्या है, क्योंकि वहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और कुपोषण उस क्षेत्र में भयावह रूप लिया हुआ है। मैं थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आपको इजाजत थोड़ी मिली अभी। अध्यक्ष महोदय, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, हर दूसरा बच्चा कुपोषित है और यहाँ पर पिछले कई दिनों से पोषाहार नहीं मिलने के वजह से सिर्फ इन बच्चों को नहीं अध्यक्ष महोदय, किशोरियों को भी पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो धात्री माताएं हैं, जो गर्भवती माताएं हैं, उनको भी कई दिनों से पोषाहार नहीं मिला है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगी माननीय मंत्री से, क्या मंत्रालय द्वारा बच्चों को, किशोरियों को और गर्भवती माताओं को पूर्ण रूपेण योजना का लाभ मिल रहा है? इस संदर्भ में कोई अध्ययन किया गया है? मैं अध्ययन का शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ अध्यक्ष महोदय क्योंकि धरातल पर कहीं नहीं मिल रहा है और इसलिए ये स्थिति है कि आज वहाँ सबसे अधिक कुपोषण है। माननीय मंत्री जी। सम्मानित सदस्य ने जो आरोप इस सदन में प्रस्तुत किया वो अपने आप में अध्यक्ष महोदय अति गंभीर है और ये आरोप गंभीर इस दृष्टि से भी है कि प्रदेश की सरकार जो सूचना केंद्र सरकार को पोषण अभियान के संदर्भ में भेजती है, केंद्र सरकार उसी पर निर्भर कर आगे की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में अपनी भूमिका निभाती है। प्रदेश सरकार ने हमारे विभाग को ये सूचना दी थी कि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की खलल नहीं है, पूर्णतः व्यवस्थाएं महिला और बच्चे जो लाभार्थी हैं उनको मिल रही है। लेकिन आज जो कथन मैंने सदस्य का इस सदन में सुना, उसकी गंभीरता को देखते हुए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से जवाब मांगने का हमारा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष महोदय, बस दो थोड़ा सा प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं बस इसमें आप पेरी मत करो। बस मैं 2 चीजें जोड़ना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय। इसमें जो आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं काम कर रही हैं, वो दिन रात मेहनत कर रही हैं कि इस अभिशाप से मुक्ति मिले। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूंगी कि आज केंद्र सरकार उनको मात्र 4,500 रुपये देती है, जो न्यूनतम मजदूरी दर से भी बहुत कम है। तो उनको मानदेय थोड़ा बढ़ाया जाए और साथ ही झारखंड राज्य में कुपोषण सेंटर जो अस्पताल है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि मेरे जिले में 3,015 बच्चे कुपोषित है और उसमें भी अति गंभीर की श्रेणी में ये बच्चे आते हैं और ऐसे में मात्र 50 बेड है अध्यक्ष महोदय। तो क्या इन कुपोषण सेंटरों का भी सीट बढ़ाने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी?
माननीय सदस्य को मैं अवगत कराना चाहती हूं कि 13 जनवरी पिछले साल एक कंसोलिडेटेड गाइडलाइन हर प्रदेश की सरकार को दिया गया। हमारा संकल्प ये है कि कुपोषित बच्चों की संख्या और इस प्रकार के सेंटर्स की हमारे समाज में ज़रूरत ना पड़े और संख्याएं कम हों। इस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहूँगी कि हर सदस्य से आग्रह किया गया है कि दिशा की मीटिंग में विशेष रूप से पोषण अभियान और आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं के संदर्भ में चिंताएं अगर स्वयं माननीय सदस्य करें तो जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से और लेता है। पहली बार भारत सरकार ने जिला, प्रदेश और केंद्र की सरकार में एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की व्यवस्था की, जिसमें सांसद भी हमारे सम्मिलित हैं, जो न्यूट्रिशन की दृष्टि से कैसे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर सकते हैं, इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। जहां तक कि माननीय महोदया ने ये चिंता व्यक्त की कि किस प्रकार से आज भी आंगनवाड़ी बहनें अपनी योगदान दे रही हैं। आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान में ये कहना चाहती हूँ कि जिस आप उल्लेख कर रही हैं, जिस सैलरी नहीं, हम ऑनरेरियम कहते हैं, क्योंकि वो सेवा की उपाधि में आंगनवाड़ी से जुड़ती हैं। ये विषय सुप्रीम कोर्ट तक सेटल हो चुका है और उनके सम्मान में ऑनरेरियम बढ़ाने का संकल्प और समाधान दोनों ही नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। 150 रुपये से आज जो आप 4000 की बात कर रही हैं, वो भारत सरकार के सौजन्य से संभव हुआ है। सर, हमें डिस्ट्रिक्ट में कभी दिशा कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाते, कैसे पता चलेगा? मंत्री जी खुद कहती है। मैं मंत्री जी अभी उपस्थित नहीं, उनके सामने बताएंगे। दिशा कमेटी की मीटिंग में सर पता कर लेंगे। श्रीमती प्रीतम मुंडे। मीटिंग नहीं होगी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस प्रश्न पे सप्लीमेंट्री सवाल पूछने का मौका दिया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत शिशुओं का टीकाकरण भी करवाया जाता है और किशोरवयीन लड़कियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी इसके तहत शुरू है। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाह रही थी कि हम अभी कोविड टीकाकरण जो 15 से 18 साल के लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं, तो इसको और बढ़ावा देने के लिए खास करके किशोरवयीन लड़कियों के लिए इम्यूनाइजेशन का कोई प्रावधान मंत्रालय रखना चाहेगा कि जिससे माध्यम से ये कोविड टीकाकरण को हम लोग बढ़ावा दे सके। फिजिकल स्कूल और कॉलेजेस फिलहाल हर जगह पे शुरू नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में शायद आपके आगे आने से इस टीकाकरण को हम लोग बढ़ावा दे सकते हैं। क्या इसके बारे में मंत्रालय कुछ सोच रखेगा? प्रीतम जी ने अप्रतिम सुझाव दिया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। स्वयं एक सम्मानित डॉक्टर हैं। हाँ, मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी और आशा की जो बहनें हमारी, वो समन्वय के माध्यम से टीकाकरण में चिन्हित जो बच्चे या परिवार हैं, उनके संदर्भ में जानकारी जिलाधिकारी को अवगत कराती हैं। प्रीतम जी का जो सुझाव है कि आंगनबाड़ी व्यवस्थाओं में जो हमारी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, उनको भी टीकाकरण के इस अभियान से जोड़ा जाए, तो मैं उन्हें बतलाना चाहूँगी कि भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से ये व्यवस्थाएं हर जिले में वर्तमान में स्थापित कर दी हैं। निश्चित रूप से किशोरी बालिकाओं को भी इसका लाभ मिल रहा है। श्रीमती सुमनलता अमरीश। Thank you, sir. Sir, the ICDS is a wonderful program aiming to enhance the development and survival of children from the vulnerable section of our society. However, various problems have been reported by the Anganwadi workers, like proper lack of storage facility, non-availability of separate kitchens, inadequate and irregular supply of food rations, and poor quality of food, as well as fuel problems. I want to know from the Honorable Minister, what kind of measures is the government taking to address these problems? Sir, I would like to, through you, tell the honourable member that it is true that a system that has been pronounced in our country from the 1970s onwards has had many challenges operationally. In fact, today, as a part of the Government of India's efforts, we have ensured convergence of 18 ministries under the Poshan Abhiyan. The honourable member has enunciated her angst with regards to infrastructure challenges such as water,
toilets or storage spaces. I would like to bring to the attention of the honourable member that with regards to infrastructural challenges as well, the Government of India under the aegis of the Secretary of Women and Child Development Ministry does engage regularly with our State Department representatives so that these infrastructural challenges can be adequately met, not only through capital expenditure but also convergence of efforts such as under programs like Manrega. Sir, with your permission, a senior leader in the House has lamented the fact that he cannot participate in Disha meetings in his home state. I would, with your kind permission, sir, also like to highlight to him that in this very august House, for the past 2 years, it's been my endeavour to encourage the state of West Bengal to join the Poshan Abhiyan. I am happy, sir, today to, through you, inform the august House that the government of West Bengal has finally conceded and joined Mission Poshan. श्रीमती नवनीत राणा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 13/1/2021 के जो भारत सरकार के गाइडलाइंस जिसमें केंद्र फंड राज्य सरकार के ICDS में दिया गया है, जिसमें फ्री राशन बच्चों को दिया जाता है, पर कई सरकार इन गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रही है। फंड केंद्र सरकार का रहने के बावजूद हमारे महाराष्ट्र में भी आज भी उन्हें ड्राई रॉ राशन दिया जा रहा है। अगर ऐसी सरकारें गाइडलाइंस केंद्र की फॉलो नहीं करती हैं और फंड केंद्र का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि पिछली बार जब मैंने मंत्री महोदय को इसका क्वेश्चन पूछा था तो मंत्री महोदय ने कहा उनके खिलाफ हम कार्रवाई, उस राज्यों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। अगर कर रहे हैं तो इसके क्या नियम बनाए हैं और कैसे कार्रवाई कर रहे हैं, और उनका फंड हम अगर रोकना चाहते हैं, अगर वो पालन नहीं करते हैं, अपमानित करते हैं केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को, तो इस पे आगे हम क्या प्रावधान ला रहे हैं मैडम? सर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं कि विषय अपमान का नहीं, संविधान का है, और इसके संदर्भ में ये कहना उचित होगा कि नियमानुसार अगर प्रदेश की सरकार पैसा खर्चा करेगी, तत्पश्चात भारत सरकार की ओर से निश्चित रूप से आवंटन होगा। पिछले सत्र में भी आपके माध्यम से माननीय सदस्य ने इस विषय को उठाया, गंभीर विषय है। मैं दोबारा इस सदन में कहना चाहूँगी कि 13 जनवरी की जो हमारी गाइडलाइन है उसमें विशेष रूप से हमने आग्रह किया है, एक कि आप टेक होम राशन को ड्राई राशन के रूप में वितरित नहीं कर सकते, दूसरा कि आप अगर कोई भी प्रोक्योरमेंट करते हैं पोषण अभियान के अंतर्गत तो CVC की गाइडलाइंस और जनरल फाइनेंस रूल्स का उल्लंघन करके कहीं भी देश में प्रोक्योरमेंट नहीं हो सकती। कानून का अगर उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, जिसमें ये भी एक विषय है कि पैसा आवंटित करने में हम सक्षम फिर नहीं हो पाएंगे। दोष तो प्रदेश की सरकार का होगा। Thank you, sir, for giving me this opportunity. Sir, Madam Honorable Minister Smriti Irani ji, I would like to express my gratitude on behalf of our party and women folk for favorable recommendations to Disha committee sent to law department coming from government of AP under the leadership of our Chief Minister Jagan Mohan Reddy. Thank you, Madam. I would like to ask has the government considered reorienting Anganwadi workers to closely engage the parents in order to promote responsive parenting under ICDS? Sir, it is quite a pleasure at times to hear appreciation from people who are not politically aligned to you. However, this compliment is deservedly the right of the Honorable Prime Minister, whose vision was to converge efforts between 18 ministries under the Poshan Abhiyan. Insofar as the Honorable Member's query as to whether parents are to be integrated in terms of their feedback or their engagement with the Anganwadi systems, yes, sir, we through the Anganwadi systems and especially through Poshan Abhiyan do community-based interventions and events with parents, with community members to ensure that this is a dynamic and robust engagement through the Anganwadi systems. For the Anganwadi system serves the very community in which it is established in through taxpayers' money. क्वेश्चन नंबर 42। पहला प्रश्न महिला मंत्री और महिला सदस्यों के नाम समर्पित हो गया, इसलिए माननीय सदस्यों को अगली बार बुलाएंगे। श्री सुनील कुमार सिंह। दूसरा हम लोग के नाम हो जाए। मंत्री महोदय,
table of the House. माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है, इसलिए मैं मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। और मंत्री जी ने अपने उत्तर में सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के मामले में कमी लाने जाने वाले उपायों का विस्तार से विवरण रखा है। वर्तमान में लंबित कुल मामलों का 50% रेल और वित्त मंत्रालय से संबंधित है, जिसके लिए रेल और वित्त मंत्रालयों ने सभी स्तरों पर न्यायालय मामलों का प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए अनुदेश जारी किया है। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम वेब पोर्टल एवं एप्लीकेशन के द्वारा सभी मामलों का मॉनिटर किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 100वीं रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य में सरकारी मुकदमों के प्रबंधन एवं नियंत्रण हेतु लिटिगेशन लोकपाल की स्थापना की अनुशंसा की गई थी तथा 126वीं रिपोर्ट में सरकारी विभागों के अंतर्गत एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की अनुशंसा की गई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं। सर, सबसे पहले तो माननीय सदस्य सुनील कुमार सिंह जी ने जो अप्रिशिएट किया है, हमने डिटेल में इसका जवाब देने का प्रयास किया है। सरकार का हमेशा ये मंशा साफ है प्रधानमंत्री जी का कि आम आदमी को ऊपर में बोझ नहीं होना चाहिए और सरकार जितना जल्द हो सके मामला को सुलझने के लिए हर प्रयास करना चाहिए। उन्होंने राज्य के बारे में जो लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन का बारे में जिक्र किया, उसका इस सवाल से सीधा संबंध नहीं है। फिर भी मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकारों से तालमेल करके हम ये चाहते हैं कि कोई भी कार्य जो सरकार की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है और आम जनता का फायदा के लिए जो कुछ भी सरकार का हर विभाग ऐसा कदम उठाए जिससे केसेस का, चाहे वो करप्शन केसेस हो या आम सिविल केसेस हो, जल्दी से जल्दी उसका सुलह हो जाए, उसके बारे में प्रयास लगातार जारी है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा, क्योंकि लंबे बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे पेंडिंग हैं, तो केंद्रीय अधिनियमों के तहत गठित जो विभिन्न अधिकरण हैं, आयोग हैं, प्राधिकरण हैं, जैसे रेलवे दावा अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण, राष्ट्रीय हरित अभिकरण, राष्ट्रीय कंपनी विधि अभिकरण, दूरसंचार विवाद समाधान अपील अधिकरण, विद्युत अपील अधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण इत्यादि अनेकों जो अधिकरण हैं, इनमें सदस्यों की काफ़ी रिक्तियां हैं। तो क्या इन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कोई सरकार ने निर्णय किया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा ताकि कार्यों के निष्पादन में तेजी आए। माननीय अध्यक्ष जी, कोर्ट के ऊपर में दबाव कम हो और कोर्ट के बाहर जो भी व्यवस्था है उसमें केसेस का सुलह करने के लिए ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया गया है। माननीय सदस्य जी ने इसके बारे में जानने का जो इच्छा जताई है, मैं कहना चाहता हूं कि हर विभाग का अंदर में एक ट्राइब्यूनल्स क्रिएट किया गया है और ट्राइब्यूनल्स का जो कंपोजिशन है उसका सब एस्टैब्लिश्ड सिस्टम बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजेस के नेतृत्व में कमेटी का एक गठन होता है, वो फिर कमेटी नाम रिकमेंड करते हैं, फिर हमारे सरकार के पास आता है, फिर उसका प्रक्रिया होता है अपॉइंटमेंट का। मेरा मंत्रालय का जो अपीलेट ट्राइब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल ITAT जिसको कहते हैं, उसके बारे में मैं सीधा बता सकता हूं कि ये रिकॉर्ड है पिछले 2 सालों में लगभग 90,000 केसेस से ये घटा करके पेंडेंसी को 60,000 के आसपास में लेके आए हैं। मैंने अपने इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन और सारा मेंबर्स को मैंने बधाई दी है, मैंने लगातार रिव्यू भी लेते रहता हूं। इसी प्रकार से जितने भी जो ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं इस देश में, सब अच्छा से काम कर रहे हैं और जो मेंबर वैकेंसी के बारे में पूछ रहे थे उसका भी भर्ती करने का जो प्रक्रिया है वो भी तेजी से चल रहा है। श्री ए राजा जी। Sir, I have gone through the detailed reply that has been given by the Honorable Minister. When I appreciate the real efforts being taken by the government to reduce the litigation in the government side,
I am having one question and suggestion as well. Sir, this Parliament, I think that Honourable Minister introduced a bill, mediation bill, that has been referred by the Honourable Speaker to the Standing Committee. The bill is being debated. The mediation bill, the way in which it was piloted, really is going to be a very big impact in the judicial system of our country, no doubt. But how it is workable, that is another question. It is being debated in the Parliamentary Standing Committee. My suggestion is, you are going to devise a policy. This policy is within the government or within the government and government boards. But whereas mediation bill, it is having universal, it covers third party also. In order to give a policy which may not having any statutory binding, any policy, Honourable Minister knows, it's a only policy. If it is breached, nobody can question it. Whereas, I can suggest, in the mediation bill, such an adequate provision with the same motto, same objective, any specific provision is going to be incorporated in the mediation bill, really it will reduce the litigation in this country. I know a positive, affirmative message from the Honourable Minister. Question is this. Incorporate any specific law instead of this policy. It will be more effective. Sir, the Honourable Member Rajaji has a very good experience about the governance, and we have many constraints in terms of settling the cases, and the total numbers of pendency in our country is rising very fast. So government is very much concerned about this raising of cases. That is why we are talking about the provisions of the alternative dispute resolution mechanisms. So mediation bill, which has been introduced and which has gone to the standing committee, and which will come back, and I'm sure the standing committee will really appreciate, and they will deliberate in detail and come out with more concrete suggestions, if any. But I'm very confident that mediation bill has been prepared in such a way that there are very few scopes for any criticism. Rather, people will appreciate, or if any, they will add values to the provisions in the mediation bill. The basic purpose of the mediation bill is to ensure that the pre-litigation process in our country takes a wider scope, because mediation is part of the Indian ethos, Indian traditions, and for ages, for millennium, mediation has been practiced in our society. That is why Rajaji's suggestion is very welcome. It is going to be a very comprehensive policy, and within that, all the provisions are taken care of, and I don't want to tell in details about the provisions, but if you go through the provisions of the mediation bill, it is going to be appreciated right across the section of this Honourable House, as well as people of this country, and I'm sure when we pass the mediation bill from this August House, it will bring in lots of reforms in our society, and especially it will give relief to the small-time people who do not have the capacity or resources to go to the court and manage the entire process. Thank you. Sri Pradyot Borodoloi. I would like to ask the Honourable Minister that on one hand, there is a luxurious litigation, superfluous cases, and on the other hand, there's a huge vacancies of judges in the high courts and tribunals, also stagnations in the judicial capacity. Why is it that the government unable to provide affordable justice by regulating the exorbitant legal fees charged by the advocates, and thereby actually is denying justice to the commoners and the armed litigants? Sir, the question posed by my dear friend Pradyut Bodraji is very important. It is serious in nature also. But at the same time, there are constraints. Sir, you know very well, it is very difficult for the government to put a cap or to regulate the court fees or the fees of the advocates. I have stated in some of the public forum also that in our country, it is very sad for the law minister to say this, that some of the advocates are so expensive that it is a very difficult and beyond the common man's affordable price. But at the same time, in the Advocates Act also, and I discussed with the Bar Council of India, and I discussed with all the stakeholders, that let us make sure that advocates and good lawyers are available to the needy people. But at the same time,
the legal aid program, the outreach program which is launched by the Government of India through the Supreme Court, NALSA, the state legal service authorities up to the talukas. We are going with the motto that we must provide easy and accessible services to the common people. At the same time, I also insist that the provisions of providing free legal aids and pro bono, some advocates should take up the cases free of cost. That is why the Honorable Supreme Court judges also, they have been appealing that advocates, especially young advocates, should inculcate this culture of pro bono, provide free legal aids, or at the minimum cost. And the tele law and some other provisions which is launched by the Government of India are actually reaching out to the people. I share the concern of the Honorable Member, and I'm going to drive it as a big campaign on the advice and blessings of the Honorable Prime Minister. We must ensure that nobody is denied justice just because he cannot afford a good lawyer. Thank you. श्री कल्याण बनर्जी, आप बैठे बैठे बोलें, आपके पैर में चोट है, बैठे बैठे बोले आप। और यूं भी माननीय सदस्यगणों में आपसे आग्रह करता हूं, कोशिश करें कि बैठकर बोलें। सभी सदन के जो फ्लोर लीडर हैं, राज्यसभा खाली पड़ी है, ऊपर गैलरी खाली पड़ी है। मेरा आग्रह है सभी से कि वो कुछ कोविड गाइडलाइन जो हमने बनाई है उसकी पालना करें। राज्यसभा में बैठे, ऊपर भी बैठे, मैं सभी फ्लोर लीडरों से यह आग्रह करना चाहता हूं। कल्याण जी, आपके The Honorable Law Minister has said so many things. I appreciate everything. But the point remains in single one thing. Point remains, the vacancies are not being filled up, sir. You are saying that we are taking steps, inquiry, further inquiry, re-inquiry, all inquiry, inquiry into inquiry, inquiry square. But the vacancies you fill up, all the High Court judges vacancy, all the tribunals vacancy, you have given the reference of the Income Tax Tribunal. What about CAT, Central Administrative Tribunal? No, nothing is functioning. Sir, I am not making any complaint. You don't take it into otherwise, and don't be emotional so far my telling is concerned. But I am concerned about the fact the vacancies are not being filled up, sir. Kindly do it. My good friend Kalyan Banerjee has put up certain questions, and he has made certain remarks also, especially with regards to the appointment of the judges. It is very difficult for me to pinpointedly answer the queries which he has made. I have stated in the discussion which took place last time in this August House that government has a bounded duty to carry out some due diligence while appointing the judges. But we have a prescribed system here. But I know what honorable member is referring to. He is referring to a particular High Court and particular names, which I am not ready to divulge the names here, nor I am here to indulge on this particular thing. But I can assure that if you can pick up the records of past many decades, how many judges are being appointed when I took over as Minister of Law and Justice of this country? Since July up till now, how many judges are appointed in Supreme Court and how many judges are appointed in different high courts of the country? The Honorable Chief Justice of India has publicly stated and appreciated that the process has been the fastest ever since last few decades. That is why let us appreciate that there are constraints, and the delay, if any, is not because of the government do not want to appoint judges at a fast pace, but because there is a provision in the memorandum of the procedure, and the collegium and the government, we are working in tandem, and our effort is to fill up all the vacancies as fast as possible. But certain vacancies will always remain because there is a process when somebody retires, how the name comes from the collegium, from the high courts, how the process is done. So during this process, certain times do take, I admit that. But the system is such that I cannot just avoid the system. Thank you. Question number 44.
43 राघवन जी 43 कहाँ गया सर? 43 नंबर 43 श्री राम मोहन नायडू जी। क्वेश्चन नंबर 43 माननीय मंत्री महोदय। Sir, statement laid on the table of the House. माननीय सदस्य। Thank you, sir. I would like to thank the Honorable Minister also for giving a very comprehensive and detailed reply to the questions I have asked. My question to him, sir, through you is very, very specific to the construction of new greenfield port at Babanapadu, which is in my constituency, sir. I would like to ask the Honorable Minister, what is the status of this port and what the contribution is going to be from the Government of India? Are there any permissions still pending regarding the approval of the port? And what exactly the contribution is, sir? Thank you. Respected Chairman, sir, I am very much thankful to Mr. Ram Mohan for bringing this particular very important question to this House. For your information, the Andhra Pradesh government is developing a greenfield port, and whatever measures for the awarding of the contract for the construction of the port were needed. Everything as per the information provided by Maritime Board of Andhra Pradesh is ready. According to them, in the latter part of this month, that can be awarded. So I believe you need not have to worry, because your government is very much serious in this particular matter. And regarding the finance and financial support, if the proposal comes from the Government of Andhra Pradesh, state government, then definitely Sagarmala program will be always a part of it. Thank you. So my second question is more into the Sagarmala project, sir. There are already certain proposals which are there under consideration, some which are under the due process of construction. But there are some changes also which are proposed, and new proposals also. So I would like to know if there is any, what is the process when we want to include some other new projects into this Sagarmala project, then what is the process that we have to follow for this? Respected Chairman, sir, for the information of the August House, let me inform you the procedure that whatever principle has been decided to develop the Sagarmala program, particularly for the development of the port, modernization of the port, terminals, new ports, enhancement of connectivity and community development, enhancement of tourism jetties and fishing harbour, all these particular pillars come in this particular journey of Sagarmala program. So in this regard, proposal connected to the principal point, if we receive from the state government, then definitely we'll look into the matter positively. Sri I.B. Eden. Thank you, sir. Sir, Kochi has a huge coastal line right from Chellanam to Cherai. We are blessed with a numerous number of harbors, ports, container terminals, and the prestigious Cochin Shipyard Limited, which the Honorable Minister visited a few months back and reviewed the projects, including the prestigious INS Vikrant, which is the first indigenous aircraft carrier built in India. Sir, during the last budget, Honorable Finance Minister has announced 5 major harbors to make them state-of-the-art harbors, to modernize them, to give all the basic infrastructure for a modern harbor. Cochin was one among those harbors in which, right from where the fish is caught to the transport, for the storage facilities, washrooms, all the major infrastructure, a detailed project report of 140 crore was submitted by the Cochin Port Trust. 2 of the harbors which was announced have already commenced the work. What is the status of the Cochin Harbour? And I would like to know the government would take necessary steps to expedite this project, sir. Thank you. Respected Chairman, sir, regarding the
Cochin Fishing Harbour, the tentative cost is 300 crores in convergence with the Department of Fisheries, and special purpose vehicle already formed for harbour and revised DPR now awaited. So after receiving all this, definitely my ministry will look into the matter, and as it is a very important project because Sagarmala program always encourages the constructions of fishing harbour to encourage our fishermen to create avenues for the employment opportunity to earn their livelihood. So that is why Honorable Prime Minister Narendra Modi ji is always very much keen to develop the coastal economic zone. All the people living on the coastal state, they must have the proper facility to get themselves employed and also to get better facility to earn their livelihood. With this particular noble objective, this particular program is now under implementation, and there are some of the project under development. So this is the latest position. Thank you. Srimati Kanimoji. So the draft National Logistics Policy 2019 indicated measures will be taken to reduce logistics costs to 10% from 14 to 15%. In the East Coast, most of the international cargo is landing in the Colombo port, and almost 60% of the cargo loading and unloading is happening in the Colombo port. Smaller ships have to go to Colombo port to bring goods to India. And we are losing out, Indian economy is also losing out to a large extent because of this. So having transshipment hub ports in places like Thoothukudi and developing it will really help our economy. So I'd like to note the state, we've made repeated requests to the government for the transshipment hub. I'd like to know the status about it. Thank you. Respected Chairman, Sir, this is a very, very important question respected MP has brought to the House, because the issue of draft debt, because this is a very, very critical issue for Indian coastline, right from Gujarat to West Bengal, whatever coastline we have, total length is 7,500 kilometers. This is the major challenges we have been facing. That is why dredging is a very, very mandatory, initiative on our part to maintain the draft, so that our cargo vessel can come and this thing do the encourage. So this is the very important matter of serious concern. The ministry is very much seriously considering it, and we are now looking forward to develop transmission hub in the country. And there are some areas which has been under survey, and I'll definitely will be able to let this August House within a short span of time how the government is very much aggressive in this particular journey to get this particular facility provided to the Indian exporter and importer, so that in the near future, whatever exim cargo is being transported to the different destination, and that can be easily done here for the better growth of our national economy. Thank you. Question number 44, Sri M. K. Raghavan. Question number 44, sir. It is laid on the table of the House. Honourable Member. Thank you, Respected Speaker, sir, for giving me this opportunity. Sir, the interest of Government of India to bring in chip-based e-passports is welcome. Sir, but we have concerns as well. Honourable Minister had been given us detailed answers regarding chip-based e-passports. But I wish to know from the Honourable Minister the following points as well. What measures have been taken to ensure data security of Indian citizens who are going to be issued with the chip-based e-passports, and whether it will be violation of individual's right to privacy? So the purpose of issuing e-passports is to make it easier, smoother to travel,
and also ensure better security of the data of the passport holder. So what the e-passport has is both the data on the sheet like a regular passport, as well as the data with the photograph on an inlay sheet which is put in the back cover of the passport. Now, in terms of the data security, the data is put into the chip through a personalization process, and this, of course, is then used for a specialized printer to print it. Then there is an establishment of a public key infrastructure which will do a digital signature. That digital signature is of the issuing country. So it's like a certifying authority. There is a company which is specialized which will do this on behalf of Government of India. And that digital signature will be sent for recognition to other governments. Now, along with that, there will be other digital keys which will verify the passport at every stage. So when the chip is made, when the inlay is made, when ISP Nashik is putting the inlay in the passport, when the passport office is loading the data, or when the embassy is loading the data, and when the passport is made. In addition to that, of course, we are testing it in a test bed so that it is secure, and we can show to ourselves it is secure, to other countries it is secure. So there will be multiple layers of security, and I think in a way, because it will be both on paper as well as chip, the average citizen will find that the passport data is much more, it's more integral and more protected than it would be in other circumstances. Sir, my second question is whether chip-based e-passport system will reduce the time taken for issue of Indian passports when compared to present system, and would it strengthen Indian passport when compared to passports issued by other nations? Sir, I would like to inform the honourable member through you that the entire world is moving now to chip-based passports. So we also have to move. We are very confident once we start this process. We have already started the process. My answer has informed the honourable member that we have issued letters of intent to get 4.5 crores of chips and antenna to be procured. We expect once we award the contract, which will take a little time, within 6 months we will be in the process of issuing the passport. We will do it in this financial year. In terms of the speed of issuing passports, I think once it becomes routinized, I think honourable member would appreciate that actually the speed of passport issual has become much faster, and we have every confidence that we'll be able to keep to the same scheduling and the same speed. शशि थरूर जी, सप्लीमेंट्री शो नहीं, पहले एक मिनट, रविंद्र कुशावा, नो, शशि थरूर जी. I know. Sir, I've been listening attentively to the Honourable Minister, but he has not fully addressed the concerns either of my Honourable colleague or myself on the question of security. Because the Ministry has declared that they're going to be embedding this in the passport with an RFID, a radio frequency identification chip, that's embedded, that's going to be in the passport, as the Minister has explained. You know, there have been global studies, sir, that have indicated that these RFID tags can be so-called skimmed. There is anybody entering with that passport to any location. Within a few feet of that person, people can skim the data, copy it onto another chip or another RFID card. There have been examples given. For example, the American Civil Liberties Union has published a report on precisely this danger, saying that terrorists, ID thieves, government agents, marketers, retailers, anybody could do this with the appropriate technology available. So the worry we have, sir, is are we exposing our citizens to greater danger? Are we putting ourselves in a position where, if the data is skimmed, vital information about our citizens can fall into the hands of others? A passport is an essential document, but you have to give it in a number of places. Anybody can take it off and copy this chip. I'm wondering, sir, what kind of measures can be taken to ensure that this doesn't happen before we actually introduce a document that could put our own citizens in danger? Thank you, sir. From the honourable member that we are very, very cognizant of the danger of the skimming vulnerability.
So in fact, one of the reasons why the sample passports are going through a test bed process is to ensure that very casually, because it will be a sheet at the back, very casually if you go through, let us say, an immigration counter, that unless you actually hand over the passport, the data will not be captured. So until we are sure of that, naturally we will not introduce it. So I think there are, I'd like to underline to the honourable member that until we are sure that the skimming danger is adequately addressed, naturally we will not be going forward, but we have every confidence that will be the case. We are very cognizant of that. Dayanandi Maran ji. Thank you so much, Speaker, sir. Sir, I appreciate that India is taking positive steps, and the Finance Minister has announced in a budget speech that e-passports will come. Sir, even in your answer, your detailed answer, you said that one of the benefits of the e-passport is that the immigration process will be smooth for the Indian passport holder. Sir, but the irony is that wherever an Indian passport holder or Indian goes, we are treated like third-class citizens, especially in our own country. So when you travel to UAE, there's a special counter for UAE citizens who can just walk through. If you go to Malaysia, there's a separate counter for Malaysian citizens where they can walk through. You go to European Union citizens can walk through. But in India, we are made to wait like a stand in a queue and look like criminals, and anything what you run, it does not speed up the process. And I've been asking, sir, this is my genuine request for you, whether you bring put a chip in it, put anything, the process is the same. In what way for an Indian, a common Indian, the process is going to change? And again, sir, the second part of my question is this: when you're going to introduce this e-passport, will it be uniform across the country, or will it be selected to certain states like Gujarat or Delhi, and states like south like Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Karnataka will be ignored? Sir, first of all, the first question of the honourable member pertains to Bureau of Immigration. I think the member's characterization of the situation at airports is quite unfair. I do more airport traveling probably than any other member of the House. No, but because of that I'm not blind. I also look at what is happening in other counters, and I think all members should be fair enough to recognize that airport processes have improved. There are many more counters today. I grant you, there is room for improvement. There's room for improvement in the airport and in the BOI counters, and it's a valid concern, but please do not sort of give it such a sweepingly negative characterization. That is not fair. The issue is even more unfair. On the passport side, we have never discriminated in favor of any state or against any state. So I resent that. I think that is completely uncalled for, and I would urge the honourable minister not to, honourable member not to make such. Yes. Item number 45. Sri. बहुत बहुत धन्यवाद। 45 क्वेश्चन नंबर 45 अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री महोदय, अटल पे लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्योंकि एक तो सबसे पहले देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी दोनों की लीडरशिप में भारतीय सेना को मैं सल्यूट करना चाहता हूं। देश के सीमा सुरक्षा के साथ साथ लद्दाख जैसे जो बॉर्डर एरिया है वहां के एजुकेशन में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी की ओर से कर रहा है। ऑपरेशन सद्भावना के माध्यम से आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल और आर्मी पब्लिक स्कूल भी चलाते हैं। लद्दाख में सैनिक स्कूल अभी तक नहीं खोला है, और मेरे क्वेश्चन में माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया है। पूरे देश भर में जो 100 सैनिक स्कूल खोलने का जो प्रक्रिया क्या है, कॉमन गाइडलाइन क्या है, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। लद्दाख जैसे विशेष क्षेत्र में खासकर पिछले 70 साल हमने जो सफ़र किया, और एक चीन का बॉर्डर, पाकिस्तान का बॉर्डर लगते हैं, दोनों LOC और LAC लगते हैं।
ऐसे स्टेट्स के लिए विशेष कोई प्रायोरिटी है क्या? क्योंकि कॉमन गाइडलाइन में जाते रहेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफिल भी नहीं हो पाते हैं। तो लद्दाख में सैनिक स्कूल इस्टेब्लिश करने के लिए कोई विशेष प्रायोरिटी माननीय मंत्रालय देंगे क्या? ये मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे माननीय सदस्य लद्दाख से आता है और जामयांग त्सरिंग नामग्याल बहुत ही होनहार वहाँ के सांसद हैं और लद्दाख के लोगों के प्रति भी हम लोग सब जानते हैं, आदर प्रकट करना चाहता हूँ कि बहुत ही देशभक्ति से भरा हुआ लोग हैं। जो ऑपरेशन सद्भावना जो एक कार्यक्रम है इंडियन आर्मी चलाते हैं, उसके तहत जितना भी स्कूल्स खास करके बॉर्डर एरियाज में चलाते हैं, उसके तहत लद्दाख में कुछ स्कूल्स हैं, मैं उसका नाम जिक्र करूंगा। एक तो आर्मी पब्लिक स्कूल है लेह में, और उसके अलावा जो आर्मी गुडविल स्कूल है वो खारू में है, द्रास, फरोना, हरका बहादुर, प्रतापपुर, त्याक्सी और बुधकंग, इन इलाकों में आर्मी गुडविल स्कूल इस वक्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य जी, जो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने एक प्रपोजल जो अप्रूव किए हैं 100 सैनिक स्कूल्स एक साथ में देश में खोलने के लिए, उसके लिए एक प्रक्रिया है। अनफॉर्चुनेटली लद्दाख से नए सैनिक स्कूल खोलने के लिए कोई एनजीओ या वहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन या कोई एग्जिस्टिंग कोई इंस्टीट्यूट है उसके तरफ से वहाँ से कोई एप्लीकेशन नहीं आया। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भविष्य में अगर ये जो अभी प्रक्रिया है इसमें कोई खाली रह जाता है सैनिक स्कूल का, तो सैनिक स्कूल लद्दाख के लिए भी जरूर पॉजिटिव भारत सरकार की ओर से सोचेंगे। सेकंड सप्लीमेंट्री सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से जवाब दिया, क्योंकि माननीय किरण जी लद्दाख के बारे में और भी अच्छी तरह से जानते हैं। मैं बॉर्डर स्टेट के लिए इसलिए विशेषता मांग रहा हूं क्योंकि जिस तरह आप सब जानते हैं एलओसी में हुंद्रमान जो है, द्रास जो है, हारदास जो है, तुर्तुग एरिया है, ये सारा जो है एलओसी में आते हैं। उसी तरह खोपरंग हुआ, दिमजोक हुआ, छुशुल हुआ, चुमुर हुआ, कोरजोक हुआ, तेगाजोंग हुआ, बहुत दुर्गम क्षेत्र है। एक तो पिछले 70 साल डेवलप नहीं हुआ, दूसरा बॉर्डर में सिचुएशन तनाव रहने के कारण से वहाँ के पेरेंट्स जो है थोड़ा टेंशन में रहते, तो बच्चे का ब्रिंग अप अच्छी तरह से नहीं हो पाते। हम चाहते हैं देश के अलग अलग सैनिक स्कूल में इन बॉर्डर के रेजिडेंट्स के बच्चों को विशेष रूप से रिलैक्सेशन या प्रायोरिटी देके देश के मेन स्ट्रीम के साथ अच्छे क्वालिटी एजुकेशन लेने का प्रावधान हो। मैं जानना चाहता हूं सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में आपके माध्यम से, अभी जो माननीय मंत्री जी ने जो गुडविल स्कूल्स के जो नाम लिया, इन स्कूलों में जो टीचर का रिक्रूटमेंट होता है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन टीचर के क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस पे निर्भर होते हैं, उसमें जो बोर्ड ऑफ ऑफिसर जो है टीचर रिक्रूट करने के लिए वो केवल आर्मी ऑफिसर ही रहते हैं, या उसमें एजुकेशनिस्ट को या स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से भी रिप्रेजेंटेटिव रखने के, या लोकल ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स का भी उसमें से है क्या? यदि नहीं है तो भविष्य में उनका भी से रखने के जो बारे में सोच रहा है क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अध्यक्ष महोदय जी, टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब सैनिक स्कूल का हम बात करते हैं या आर्मी पब्लिक स्कूल या आर्मी गुडविल स्कूल का बारे में बात करते हैं, तो टीचर्स का रोल बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि बच्चों को सैनिक स्कूल या आर्मी स्कूल से जो पास आउट होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है, उनका एक पहचान होता है, और साथ साथ उनसे बहुत अपेक्षा भी होता है क्योंकि आर्मी स्कूल से आए हैं तो बहुत डिसिप्लिन होगा। इसके लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है इसको खास ध्यान दिया गया है, और जो टीचर रिक्रूटमेंट में जो वैल्यू एजुकेशन है सर, और ग्लोबल आउटलुक, मैं आपको बताना चाहता हूँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, आइडेंटिफाइड टीचर्स ऑफ अप्रूव्ड सैनिक स्कूल्स, ये सारा जो एडिशनल रिक्वायरमेंट और भी जो कुछ जरूरत है इसका ध्यान रखा जाएगा, ताकि सैनिक स्कूल या गुडविल स्कूल में, आर्मी पब्लिक स्कूल वगैरह में जितना भी टीचर्स हो वो टॉप क्लास के टीचर्स हो। नंबर 46 दानिश अली जी। क्वेश्चन नंबर 46। माननीय मंत्री महोदय। Chairman Chair, statement laid on the House of the table. माननीय सदस्य। सर, यूनानी पैथी इस देश की अपने
बहुत ही हिस्टोरिकल उसका वो है। और जब ब्रिटिशर्स हमारे मुल्क पे हुकूमत कर रहे थे तो 1910 में उन्होंने इसको अनसाइंटिफिक कह करके इसके ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की थी, लेकिन हकीम अजमल खान साहब ने मूवमेंट चलाया और 1913 में दिल्ली के अंदर ही तिब्बिया कॉलेज की बुनियाद रखी गई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन अभी जो पिछले दिनों इंडियन कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन बनाया गया, सर इस देश के अंदर यूनानी के करीब 52 अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, 15 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं। उसमें क्या किया है कि जो यूनानी सिद्धापैथी और सोवा रिग्पापैथी को एक इकट्ठा कर करके एक बोर्ड बनाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप, जैसे आयुर्वेद का अलग बोर्ड है और उसमें भी ये जो बोर्ड बनाया गया है उसको हेड कर रहे हैं सिद्धापैथी के, जिनके सिर्फ 12 कॉलेजेस हैं, क्या आप अलग से यूनानी का बोर्ड बनाएंगे? और जो जैसा आयुर्वेद में सर्जरी की परमिशन दी गई है और यूनानी में भी पहले दी गई थी, लेकिन वो कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शायद कोर्ट में गया है, वहाँ से अगर विकेट होता है तो आयुर्वेद के साथ साथ क्या माननीय मंत्री जी आप यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी जो है सर्जरी का मौका देंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे परम आदरणीय सांसद कुंवर डनीश अली जी, आपने जो सवाल इस सदन में लाए हैं इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। आयुष के बारे में आप सबको मालूम है कि पिछले 7 साल के अंदर आयुष ने जो तरक्की की है, जो सफलता प्राप्त की है, सिर्फ देश के अंदर नहीं सारी दुनिया में, इसके पीछे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के आदर्शवादी नेता नरेंद्र मोदी जी है। मोदी जी के दिए हुए शक्ति, साहस और उनकी निष्ठावान कदम के जरिए आज आयुष ने दुनिया में अपना पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। मैं उनकी एक उदाहरण देना चाहता हूं। WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया, एक उन लोगों ने निर्णय किया है, अनाउंस किया है WHO ने टू सेट अप ए सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन इंडिया. This is the only and one in the world. So that is the recognition, considering the strength of Ayurveda, Inani, Soharikpa, Siddha, homeopathy, yoga and naturopathy. So इसलिए उसको हम अलग नहीं कर सकते. और आपकी जो सवाल है रिगार्डिंग सर्जरी, इस सिलसिले में कदम उठाया गया था और विषय सब्जुडिस है, आपको भी मालूम है. तो इसलिए आपको विशेष रूप से सदन को ये विषय हमेशा मन में रखना जरूरी है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही हिंदुस्तान का ये जो शक्ति दुनिया में बढ़ाने का काम करना होगा. और आज WHO ने जो निर्णय ली है, ये ऐसे ही निर्णय नहीं लिए, अध्ययन हुआ है, रिसर्च हुआ है, सारे दुनिया का आंकड़ा उन्होंने अध्ययन किया है. और हमारी पिछले दिनों में हमारे आयुष क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग जो महापुरुष है, जो योगा गुरु है, जो हीलर्स है, जो प्रैक्टिशनर्स है, जो स्कॉलर्स है, जो टीचर्स है, जो रिसर्चर्स है, सब लोगों का, देशवासियों का मेहनत का ये फल है. तो इसलिए सारे विषय को आगे बढ़ाने के लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जैसी नेतृत्व दी, इसके वजह से आज योगा को दुनिया ने अपना लिया है, श्रद्धापूर्वक उन्होंने उसको स्वीकार किया है. तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे हमारे परम आदरणीय संसद जी को मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप इस विषय पर विश्वास रखिएगा. किसी भी हालत में ये कोई भी
अलग नजरिए से किसी को देखा नहीं जाएगा। और आज आपको मैं आपके जानकारी के लिए मैं विशेष रूप से ये आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि आज हमारी यूनानी की 22 इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग प्रांतों पर काम कर रहा है और 3 को लोकेशन सेंटर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल और 1 एक्सटेंशन सेंटर ऑफ शेयर। माननीय मंत्री जी घड़ी पर भी देख लिया करें, 12 बजे प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है। मैं माननीय सांसद जी को सुनो जवाब उनका पूरा। आप प्रश्न पूछते हो तो जवाब भी सुनो। माननीय हर्षवर्धन जी का सुनते थे ना, वैसे आप उनका सुनो। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी, सुनाओ, पूरा सुनाओ। हमारे नई इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और मैं आप माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इजाजत दी है ना आपको, तो आप तो बोलो, आप उधर क्यों देखते हो? हाँ, आपके पैर में चोट है, आप बैठ जाओ। मैं इतना ही कहूंगा कि आज जो सैटेलाइट इंस्टीट्यूट भी बन रहा है, रिसर्च और अलग अलग आपके पैर में चोट है, नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर कोलैबोरेटिव रिसर्च भी चल रहा है। इसलिए आज यूनानी जो तरक्की की है, यूनानी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आयुष फैमिली। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन को ही जानकारी देना चाहता हूं कि अगले दिनों में और भी इस विषय पर बढ़ावा देने के लिए आप सब सहयोग करें। धन्यवाद। प्रश्नकाल समाप्त। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव-गांव, शहर-शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र, तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। हम नरगिस को बचाएंगे और हम नरगिस को सजा दिलवाएंगे। इतिहास गवाह है, इंसाफ की जीत हमेशा होती आई है और नरगिस को इंसाफ जरूर मिलेगा। और आपको आपके सवाल का जवाब भी जरूर मिलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि जैसे नरगिस अपने बाप को घर छोड़ के चली गई ना, वैसे काजल भी हमको और तुमको छोड़ के न चली जाए। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी मैं पापा, और अब तो मैं इस घर से हिलूंगी तक नहीं, जब तक सारा मामला खुलकर सामने नहीं आ जाता, समझे आप? देखिए ना मिस्टर खन्ना, ये एक अजीब इत्तेफाक है।
नसीब के अजीब से रंग कि उसका मायका भी यही और ससुराल भी यही। हाँ खन्ना साहब, मैं फूफीजान आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर में दिल नहीं लग रहा था तो सोचा क्यों ना ऑफिस का ही चक्कर मार लिया जाए। अच्छा किया आप आ गई। आप ही के बारे में बात कर रहे थे हम लोग अभी। हमारे बारे में? हाँ, आपके बारे में फिक्र नहीं करेंगे तो किसके बारे में करेंगे? यही बात कर रहे थे हम दोनों कि नरगिस को कैसे मनाया जाए। जी फिलहाल वो जिद में है। कई बार इंसान हालात के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता। नरगिस भी खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही। हमारा भी वही हाल है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल हमारी बेटी हमारे पास होगी, हमारे साथ होगी। सईदा जी, अरे मेरा तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अरे क्या बताऊं मीरा, एक तो वो नरगिस छूट गई और वो बुढ़िया है ना अमीना आपा, दामाद जी के दिल में नरगिस के लिए हमदर्दी पैदा कर रही है। मुझे तो लगता है कि नरगिस को अब किसी की हमदर्दी की जरूरत ही नहीं है। दरअसल वो बड़े घर की बहू बनने की तैयारी जो कर रही है। क्या? हाँ, मैंने अपने वकील को बेगम जैदी के बारे में जो पता लगाने के लिए कहा था और उन्होंने जो बताया, ये सुनकर तो मैं हैरान रह गई। क्या बताया उसने? जुल्फिकार अली और नरगिस का साथ साथ उठना बैठना, खाना पीना सब चल रहा है। वाह मीरा, तुमने तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। दिल खुश कर दिया तुमने। तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो अब तक इस बात की चिंगारी को आग बनाकर दामाद जी के दिल में उभर रही हमदर्दी को कब का जलाकर राख कर दी होती। अब तो आपको पता लग गया है ना कि असल मामला क्या है। अब देखो किस तरह इस बुढ़िया के इरादों को मैं मिट्टी में मिलाती हूँ। भगवती चरण बहुत ही बड़े आदमी है। वो हमारे देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक है। इसीलिए वो जब तक हमारे यहाँ पे ठहरे हैं, तुम में से किसी को भी कोई गलती ना होने पाए। यस सर। ओ धूल है। बनवारी, ये धूल है, लेकिन यहाँ रणदीप, सुरभि कैसी है? देवता, ये रणदीप। माचनी, ये तुम्हारा दोस्त है। ऐसे दोस्त लाखों में एक मिलते हैं। सुरभि के एक्सीडेंट के जिम्मेदार तुम दोनों। तुम्हें खुद पुलिस के हवाले करूंगा। अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ोगी। चलो। रणदीप प्लीज ऐसा मत करो। मैंने आपसे कहा था ना कि इस काम में कुछ खर्चा आएगा। तो कितने की व्यवस्था करनी होगी? 10 लाख की। 10 लाख रुपए? चिंता मत करो भैया, कुछ हाथ से नहीं निकले। मैं वकील को पैसे दे दूंगी। कुर्सी के लोभ में बच्चों की खुशियों से मत खेलिए। कुर्सी का लोभ मुझे नहीं, तुम्हें होने लगा है शांता। आप अपनी राजनीति के लिए हमारे प्यार का गला नहीं घोट सकते। मैं आपसे मीनाक्षी का हाथ मांगने आया हूँ। जिंदगी
अगर तकदीर में यही लिखा है तो इसे कोई नहीं बदल सकता दादी जान। आप ये बताइए अबूजान कैसे हैं? मैं अस्पताल से ही आ रही हूँ। सोच रही थी कि फरमान को बता दूं कि अब हमारी नरगिस यतीम नहीं है। वो हमीद अंसारी के बेटे नहीं बल्कि बेगम जैदी की करोड़पति इकलौती औलाद है। लेकिन मैं उसे बता नहीं पाई। दादी जान, उनको बताने का कोई मतलब भी नहीं था।